बिजनेस बजटिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एफएम का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंट है बेटा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं और अदर एक्सपेक्ट से भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम अज्यूम करते हैं कि हम एक कंपनी है और एज ए कंपनी हम अपना जो फंड है, अपनी जो कैपिटल है, वो डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज करते हैं। बेसिकली हमारे लिए या एक कंपनी के लिए जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो है वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, रिजर्व्स एक्सेट्रा। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज से फंड अरेंज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उससे उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है, और जब भी हम उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए कॉस्ट है। देखो बेटा, जब भी कोई कंपनी अपने प्रपोजल्स को इवेल्युएट करती है तो वो हमेशा उसका जो फंड है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और दूसरी सिचुएशन वो हमेशा चेक करती है कि उस फंड को जिस सोर्स में या जिस प्रोजेक्ट में वो लगाना चाहते हैं उसके लिए उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी रेट क्या है। जनरली बेटा, जब भी हम लोग किसी भी चीज से फंड अरेंज करते हैं तो हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट का पेमेंट कर रहे हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि कोई भी कंपनी अपना सारा पैसा एक ही सोर्स से नहीं लेती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा। हमेशा आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट या लोन जो है उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही चीज में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें हो सकता है बहुत हैवी लॉस हो जाए, या फिर हम एक ही सिचुएशन से या एक ही सोर्स से सारा फंड अरेंज करते हैं तो हो सकता है उसके अगेंस्ट हमें एक हैवी रीपेमेंट रिस्क को फेस करना पड़े। इसीलिए कंपनी हमेशा हर सिचुएशन में डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को यूज करती है। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी एक मनी बोरोवर है, और जिस सोर्स से हमने पैसा अरेंज किया है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, ये सभी सोर्सेज जो है वो मनी लेंडर है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि मनी लेंडर और मनी बोरोवर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होती है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, तो बैंक आपको जो 10 लाख रुपए का लोन दे रही है 10% की रेट से, बैंक उसके अगेंस्ट 10 लाख पर 10% यानी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगी। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपने देखा होगा बेटा, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो फाइल चार्ज, एप्लीकेशन चार्ज, सर्विस चार्ज एक्सेट्रा के नाम से बैंक आपसे 2 से 5% अमाउंट चार्ज करता है। इट मीन्स 10 लाख रुपए का लोन आपने लिया और उस 10 लाख के अगेंस्ट 5% 50,000 रुपए आपकी स्पेंड हो गए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट किया और अगर 9,50,000, इसका मतलब आप 10.5 से भी ज्यादा होगी, जबकि मनी लेंडर यानी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% आ रही है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बट रिजर्व्स, रिजर्व्स के लिए हमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन नहीं, फिर भी रिजर्व्स के लिए हमें एक कॉस्ट का पेमेंट या एक कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, उसी को हम कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स भी। आप सब जानते हो बेटा,
एग्जिस्टिंग कंपनी तो रिजर्व हो ही नहीं। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और एग्जिस्टिंग कंपनी अगर नए प्रोजेक्ट के लिए फंड अरेंज करती है तो उसके पहले से कुछ रिजर्व्स अवेलेबल जरूर मानते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पास कैश इन हैंड रखते हो। आपके पास जो भी फंड होगा आप उसे रीइन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। बेसिकली क्या होता है बेटा, हम जब भी किसी फंड को अरेंज कर, जब भी हम अपने पास सरप्लस अमाउंट रखते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग सोर्सेज। उसके लिए हमें तो सबसे पहले हम अपने पास जो पैसा रखा हुआ है उसी को यूज करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले अपने रिजर्व्स को यूज करेंगे। डेफिनेटली हम अपने रिजर्व्स को यूज करेंगे, लेकिन बेटा वो रिजर्व्स हमारे पास कैश इन हैंड की फॉर्मेट में थोड़ी ना था, वो रिजर्व्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में था। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था वो इंटरेस्ट अब रिसीव नहीं होगा। और अगर वो इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं होगा तो डेफिनेटली ये हमारे लिए क्या है, लॉस ऑफ इनकम। और जितनी इनकम का हमें लॉस हुआ है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स हो जाएगी। इसीलिए हम लोग रिजर्व्स की भी रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बेटा ध्यान से, कंपनी को ये तो समझ में आ गया कि उसे एक ही चीज से पैसे नहीं लेने, उसे 5 अलग अलग चीजों से डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पैसे अरेंज करने हैं। लेकिन कंपनी किस चीज से पैसे अरेंज करे या किस सोर्स को प्रेफरेंस दे, इस चीज का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है बेटा दो चीजों पर। पहली चीज है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड, यानी आपके इंटरेस्ट या डिविडेंड की रेट क्या है। और दूसरी चीज है बेटा रीपेमेंट। आप इसे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए बेटा। मैं एक कंपनी हूं, मैं मनी बोरोवर हूं, आप मनी लेंडर हैं। आप के पास अलग अलग सोर्सेज है मनी को देने के लिए। जैसे आप एज एन डिवेंचर हमें पैसा दे सकते हैं, जैसे आप एज एन इक्विटी शेयर हमें पैसा दे सकते हैं। अब हर चीज में इनका जो नेचर है, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफरेंट है। और अगर इनका नेचर या इनकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है तो हमें यानी कंपनी को इनके नेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे बेटा अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये रिस्की सोर्स है, क्योंकि इक्विटी शेयर में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। इक्विटी शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी के पास अगर कुछ अमाउंट बचेगी तो आपको रीपेमेंट होगा, वरना नहीं। इसका मतलब आपके लिए रिस्की सोर्स है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्की नहीं है, क्योंकि पैसा है तो दे दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट या डिविडेंड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा रिस्की है, तो आप इसके अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं। आप कहते हैं यानी इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं कि लास्ट में जो बचेगा वो हमारा। इसका मतलब हो सकता है कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट बच गया हो और कंपनी को सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर की बहुत ज्यादा हो गई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूं। मैं हमेशा ये सोचूंगा इनिशियली 4-5 साल कंपनी को प्रॉफिट कम होता है, बट बाद में जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती जाएगी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर सारा प्रॉफिट ले जाएंगे, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही। ऐसे ही बेटा डिवेंचर डिवेंचर्स आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट हर साल कंपनी को देना ही पड़ेगा, वेदर कंपनी है सफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब आपके लिए रिस्की नहीं है, बट मेरे लिए रिस्की है, कंपनी के लिए रिस्की है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर प्रॉफिट है तो भी और नहीं है तो भी मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। रीपेमेंट, डिवेंचर का मैक्सिमम टाइम 20 साल होता है, इससे ज्यादा के लिए आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते।
यानी कंपनी कैसी भी पोजीशन में हो, डिवेंचर होल्डर सिक्योर है कि उसे 20 साल के अंदर रीपेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं कंपनी, मुझे 20 साल में पैसे अरेंज करके दे ही पड़ेंगे, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो या नहीं। तो इसी तरीके से बेटा जब भी कंपनी अपने फंड को अरेंज करती है तो कंपनी इन दोनों चीजों का ध्यान रखती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट रिस्क, और एक ऐसा सोर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट रिस्क दोनों मिनिमाइज हो जाए। और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, और ये ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्रिएट करना ही हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मेन पार्ट है। चलिए बेटा ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि कंपनी 4-5 अलग अलग चीजों से अपना फंड अरेंज करती है, और उन चारों पांचों चीजों से जो फंड अरेंज किया गया है उस कॉम्बिनेशन की जो रेट है, जो एवरेज रेट है, उस रेट को हम लोग WACC या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और ये जो WACC या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये ही हम या हमारी कंपनी का सबसे मेन पॉइंट है। बट इस WACC को कैलकुलेट करने से पहले हमें पांचों सोर्स जो हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, इन सब की सेपरेट रेट कैलकुलेट करना सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा हो सकता है क्वेश्चन में आपको इन सभी चीजों की रेट मिसिंग मिले, और अगर इन चीजों की रेट आपको मिसिंग मिलेगी तो आपको इन सारी चीजों की रेट को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कैसे होगी समझते हैं। टॉपिक नंबर 1, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, KD। बेटा कुछ लोग इसे CD भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे KD भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, KD मींस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। बेटा दो चीजें, डिवेंचर्स आर ऑलवेज बिफोर टैक्स। डिवेंचर्स हमेशा बिफोर टैक्स होते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट लगता है, और जिस चीज पर इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट हमेशा टैक्स से पहले आता है, इसीलिए ये बिफोर टैक्स होती है। अब बेटा जो डिवेंचर्स हैं KD, ये दो तरह के हो सकते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। बेटा एक्चुअल में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इररिडीमेबल डिवेंचर्स अब नहीं होती, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें अभी भी कंसीडर किया हुआ है, तो हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। बेटा अगर मैं डिवेंचर्स की बिफोर टैक्स रेट निकालूं इररिडीमेबल में, तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर मुझे इसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़े तो जो KD बिफोर टैक्स का आंसर आया था उस आंसर को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आंसर आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे रिडीमेबल डिवेंचर्स की कैलकुलेशन करनी पड़े तो KD बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट प्लस RV माइनस SV डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस SV डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर मुझे इसका आफ्टर टैक्स निकालना पड़े तो टैक्स रेट प्लस RV माइनस SV डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस SV डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय। तो बेटा ये हमारे डिवेंचर्स की कैलकुलेशन के फॉर्मूले, आप लोग जल्दी से इन्हें कंसीडर करें, फिर हम लोग इनमें जो पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट अमाउंट, सेल्स वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, ये कैसे कैलकुलेट होती है हम इन्हें डिस्कस
देखो बेटा ध्यान दो, बेटा हमारे जो फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों में मेनली हमें 4 चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। ये 4 चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट बेटा, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगी? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहेगा चाहे कैसा भी केस। दूसरी चीज है बेटा सेल वैल्यू। सेल वैल्यू इसे एसवी भी कहते हैं। बेटा ये जो सेल वैल्यू है इसे निकालने का एक फॉर्मूला है इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। इशू एट पार, बेटा आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, 3 तरह की सिचुएशन होती है। इशू एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हम इसे पार मानते हैं, और पार का मतलब क्या होगा? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। दूसरी सिचुएशन एट प्रीमियम, तो हम क्या कर देंगे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस। और तीसरी सिचुएशन है डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस। अब बेटा इशू एक्सपेंस, इशू एक्सपेंस इसके लिए भी 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन है बेटा व्हेन इट इज गिवन ऑन पर शेयर स्लैश डिवेंचर बेसिस, लाइक issue expense is 5 rupees per share, rupees 5 per share, then it is directly consider, तो हम इसे डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे। दूसरी सिचुएशन है बेटा व्हेन इट इज गिवन इन परसेंटेज, लाइक issue expense is 5%, then it is consider on issue price, तो हम इसे इशू प्राइस पर कंसिडर करेंगे। और तीसरी सिचुएशन है बेटा व्हेन इट इज गिवन इन सम अमाउंट, लाइक इशू एक्सपेंस इज rupees 10,000, then we calculate it on per share slash debenture basis. Total issue expense divided by total share slash debenture. तो बेटा इस तरीके से हम जो इशू प्राइस और इशू एक्सपेंस है उन्हें कंसिडर करते हैं। ध्यान दो बेटा, अब हमारे फॉर्मूलों में पहला पॉइंट था इंटरेस्ट अमाउंट, हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट था सेल वैल्यू, हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट जो था बेटा वो थी आरवी यानी रिडम्पशन वैल्यू।
वो कैसे होती है, ध्यान से समझो। आरवी बेटा रिडम्पशन वैल्यू, अगर डिवेंचर रिडीमेबल हैं तो हम लोग आरवी यानी रिडम्पशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, वही सेम तरीका है। रिडम्पशन भी 3 तरीके से हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो उसी तरीके से हम रिडम्पशन प्राइस को भी कंसिडर करते हैं। आरवी यानी रिडम्पशन वैल्यू, ये भी 3 तरीके से हो सकती है। एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ही हम रिडम्पशन वैल्यू बोल देंगे। एट प्रीमियम तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू आरवी। और तीसरा हो सकता है डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू आर। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम लोग रिडम्पशन वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक चीज और थी बेटा, एन, नंबर ऑफ ईयर। तो बेटा ये सारी चीजें जो है वो हमें फॉर्मूलों को कैलकुलेट करने में काम हो गया बेटा। बेटा इसके क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग पहले फॉर्मूले और फॉर्मेट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग जल्दी से कंसीडर करें। हमारा एक टॉपिक और है जो हमें इस लेक्चर में कंसीडर करना है, बाकी जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। टॉपिक नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी। सबसे पहली चीज बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज आफ्टर, क्योंकि बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या लगता है, डिविडेंड, और डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद आता है, इसलिए वो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा। बेटा प्रेफरेंस शेयर भी 2 तरह के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल और रिडीमेबल, सेम सिचुएशन बेटा। केपी आफ्टर टैक्स, पहले आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, इसलिए पहले आफ्टर टैक्स। तो ध्यान दो, डिविडेंड अमाउंट डिवाइड बाय सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले डिविडेंड अमाउंट। और अगर मुझे बिफोर टैक्स निकालना पड़े तो केपी आफ्टर टैक्स का जो आंसर है उसे 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर। बेटा ध्यान दो, डिवेंचर्स बिफोर थे, उसे आफ्टर में कन्वर्ट करना था, तो उसे आफ्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, केपी बिफोर, केडी बिफोर का जो आंसर आया उसे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आफ्टर है, इसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो केपी आफ्टर टैक्स का आंसर आया उसे 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर, इररिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल, केपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डिविडेंड अमाउंट प्लस आरवी माइनस एसवी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एसवी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर बिफोर टैक्स निकालना हो तो डिविडेंड अमाउंट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एसवी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एसवी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा इस तरीके से हमारे प्रेफरेंस शेयर की फॉर्मूले कैलकुलेट होते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा डिवेंचर में था, बस 2 चीजों का डिफरेंस है।
पहली चीज, डिवेंचर्स में इंटरेस्ट लगता है और यहाँ डिविडेंड लगेगा। दूसरी चीज, डिवेंचर्स बिफोर टैक्स थे, ये आफ्टर टैक्स होते हैं। तो बेटा अच्छा, इसके अलावा सारी चीजें वैसे ही निकलेगी जैसे सेल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर, इशू प्राइस, इशू एक्सपेंसेस, ये सभी तरीके की चीजें उसी तरीके से निकलेगी जैसे बाकी की चीजें डिवेंचर्स में निकलती थी। यानी कैलकुलेशन प्रोसीजर इन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर सेम, बट द डिफरेंस इज दैट डिवेंचर्स आर बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर आफ्टर टैक्स। डिवेंचर्स is always calculated in before tax and it must be converted into after tax, but preference share is always calculated in after tax and if needed then it will be converted into before tax. The second thing is, in debentures we use interest amount because debenture have to pay interest, but in preference share we use dividend amount because in case of shares we always pay dividend, and the calculation of dividend, issue price, issue expenses, redemption value, sale value, etc. is same as per dividend. आप बेटा इसे कंसीडर कर लीजिए, इसे देख लीजिए, इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। दैट्स ऑल। लोन, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तब जब वो एक एग्जिस्टिंग कंपनी, जनरली जब भी कंपनी इन सारी चीजों से फंड अरेंज करेगी, ऑब्वियसली इस कंपनी को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट या डिविडेंड कंपनी देती है ये इसके लिए कॉस्ट है, ये इस कंपनी का खर्चा है। और जब भी कोई कंपनी अपने खर्चे का एनालिसिस करती है तो कंपनी को हमेशा इस चीज को देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंपनी के लिए ये खर्चा कितना है। क्योंकि कंपनी अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, किसी भी प्रोजेक्ट में फंड लगाती है, तो ऑब्वियसली कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उसके पैसों की, उसके फंड की कॉस्ट कितनी है। क्योंकि उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है तब तक वो अपने प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज नहीं कर सकती। और इसी एनालिसिस को करने के लिए कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर यूज करती है। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिवेंचर्स की कॉस्ट और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड रूल्स डिस्कस किए थे, फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज हम लोग इक्विटी शेयर, रिजर्व और लोन की रेट डिस्कस करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें हम समझेंगे। तो बेटा ध्यान दो, हमने लास्ट क्लास में डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की रेट को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर और सॉरी इक्विटी शेयर, रिजर्व और लोन। तो टॉपिक नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर KE। ध्यान दो बेटा सब जने, KE बेटा, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इक्विटी शेयर ही है। कंपनी की जो मोस्टली फंडिंग होती है वो इक्विटी शेयर से ही होती है। और जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर से फंडिंग करती है तब, अरे प्रिंस तेरी वो तो क्यों आ रही है भाई, क्यों बीच बीच में भाई, अपने यार क्या बात करनी होती है आपको। ध्यान दो बेटा, तो इक्विटी शेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपनी के। अब ध्यान दो बेटा, जब भी एक कंपनी किसी भी सोर्स को आइडेंटिफाई करती है कि उसे इस चीज से पैसे लेने हैं, उसे इस तरीके से पैसे लेने हैं,
तो कंपनी हमेशा दो तीन चीजों को डिस्कस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरी जो चीज है वो है रीपेमेंट रिस्क। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सब जानते हो, जनरली जब भी कंपनी किसी भी सोर्स से पैसा अरेंज करेगी, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, उसके अगेंस्ट कंपनी को या तो डिविडेंड या इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब वो डिविडेंड या इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो ये जो डिविडेंड या इंटरेस्ट की रेट है ये कंपनी एनालाइज करती है कि ये रेट उसके लिए कितनी होगी, और इस रेट को एनालाइज करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ते हैं। आप इसे ऐसे समझो बेटा, आप सब जानते हो हर चीज का अलग नेचर होता है। जैसे इक्विटी शेयर ओनर फंड होता है, कंपनी के जो ओनर है उनका फंड है। अगर कंपनी के ओनर का फंड है तो ऑब्वियसली कंपनी को इसका रीपेमेंट रिस्क नहीं है, क्योंकि बेटा आप सब जानते हो, आपने कंपनी का नेचर पढ़ा है, आपने शेयर्स का नेचर पढ़ा है। इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होते, इक्विटी शेयर का कभी भी लाइफ टाइम पेमेंट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इक्विटी शेयर जो है उनमें एक अनसर्टेनिटी है कि इक्विटी शेयर का डिविडेंड रेट जो है वो फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं। इट मीन्स इट इज ए रिस्की सोर्स फॉर शेयर होल्डर को पता ही नहीं है कि शेयर होल्डर कितने रुपए का डिविडेंड रिसीव करेगा। इसीलिए कंपनी हमेशा, ध्यान से समझना, इसीलिए कंपनी हमेशा दो चीजों को एनालाइज करती है, रीपेमेंट रिस्क और इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट। अब ध्यान देना बेटा, इक्विटी शेयर में रीपेमेंट रिस्क बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, बट इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन है बेटा कि इक्विटी शेयर में इनिशियली कंपनी के स्टार्टिंग कुछ सालों में कंपनी को प्रॉफिट कम होता होगा, बट कंपनी के कुछ बाद के वर्षों में, कुछ बाद के सालों में जो इक्विटी शेयर की रेट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम हमेशा परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं। हम हमेशा ही मानते हैं कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी, और अगर ऐसा है तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स के लिए एक फिक्स सर्टेन टाइम पीरियड है, 15-20 साल। इसका मतलब कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को किसी भी तरीके से वो फंड अरेंज करना पड़े। इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट कंपनी जो है वो डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करती है कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, आपको एक सर्टेन फिक्स अमाउंट हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा डिवेंचर्स में रीपेमेंट रिस्क बहुत हाई है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और इक्विटी शेयर में रीपेमेंट रिस्क नहीं है बट रेट ऑफ डिविडेंड बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग नेचर होने के कारण जब भी एक फाइनेंशियल मैनेजर, जब भी एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सारी चीजों को डिस्कस करता है तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है। इस कॉम्बिनेशन को ही हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बेटा ध्यान दो, इक्विटी शेयर, बेटा इक्विटी शेयर आर ऑलवेज आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि बेटा ऑब्वियसली शेयर पर डिविडेंड देना पड़ता है, और डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद होता है, इसलिए इक्विटी शेयर हमेशा आफ्टर टैक्स होते हैं। एक चीज और बेटा, इक्विटी शेयर आर ऑलवेज इररिडीमेबल। इक्विटी शेयर जो है वो हमेशा इररिडीमेबल ही रहेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर का कभी भी कोई रिडम्पशन नहीं करना पड़ता, कोई रिपेमेंट नहीं करना पड़ता। अब बेटा समझो, इक्विटी शेयर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए 3 सिचुएशन होती है। इक्विटी शेयर की जो रेट है वो 3 सिचुएशन पर डिपेंड करती है। आपको क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर इक्विटी शेयर की रेट गिवन होती है। पहला, व्हेन प्रॉफिट अमाउंट स्लैश पी
is given, then we use earning yield मेथड। अगर क्वेश्चन में पीएटी गिवन है, प्रॉफिट अमाउंट गिवन है, तो हम अर्निंग यील्ड मेथड यूज करते हैं। इन दिस मेथड KE will calculate as under। इस मेथड में KE इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे होगा? KE is equal to EPS divided by MPS multiplied by 100। KE is equal to EPS divided by MPS multiplied by 100। अब बेटा EPS अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकलती कैसे है? PAT या प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, या अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर बेटा NPS मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये कैसे निकलती है बेटा? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस वैल्यू ऑफ रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से बेटा हमारी ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। इसमें एक छोटा सा नोट है, वो आप लोग नोट कर लो, आप इसे ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसमें एक छोटा सा नोट है, वो आप लोग नोट कर लो बेटा। MPS में ही एक छोटा सा नोट है, और वो नोट आप लोग नोट कर लो। ये नोट लिखो बेटा। when question says that shares are at par, when question says that shares are at par, then value of reserves, will not consider in calculation of MPS. Value of reserve will not consider in calculation of calculation of MPS। ठीक है बेटा। इसी में एक नोट और लिखो बेटा, नोट नंबर 2 करके लिखो, नोट नंबर 2 करके लिखो। when new shares are issued, and issue expenses are also given,
then such issue expense must be deducted from NPS. Such issue expense must be deducted from NPS. अब बेटा second point, when dividend amount / dividend percentage are given, then we use dividend yield method. अगर क्वेश्चन में डिविडेंड की अमाउंट या डिविडेंड का परसेंटेज दे रखा हो तो हम डिविडेंड यील्ड मेथड यूज करते हैं। कैसे करेंगे? KE इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय NPS मल्टीप्लाई 100। अब बेटा ये जो NPS है, NPS सेम एज अबाउट, यानी ये हमने जैसे अभी निकाली है वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन ये जो DPS है इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। DPS डिविडेंड पर शेयर, इसमें 2-3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हो सकती है EPS मल्टीप्लाई पे आउट रेशो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है टोटल शेयर, और तीसरी सिचुएशन फेस वैल्यू ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया बेटा? अब थर्ड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। When annual growth rate is given or last many years dividend are given, then we use this method as under। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड ग्रोथ रेट दे रखी हो
या पिछले कई साल का डिविडेंड दे रखा हो तो हम ये मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? KE इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय MPS प्लस G मल्टीप्लाइड बाय 100। अब D क्या है? डिविडेंड पर शेयर यानी DPS। MPS आप सब जानते ही हो, मार्केट प्राइस पर शेयर। जी क्या है बेटा? एनुअल ग्रोथ रेट। ये जी निकाल कर दे रखी होती है और नहीं दे रखी होती है तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? G इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय R। अब बेटा ये B और R क्या चीज है? ध्यान से देखो। R रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ प्रॉफिट। फिर B रेट ऑफ रिटेंशन, रेट ऑफ रिटेंशन, रिटेन करना, रिटेन करने का मतलब रोकना। और ये B निकलेगा कैसे? 1 माइनस पे आउट रेशियो से। तो बेटा इस तरीके से हमारी ये कैलकुलेशन हो सकती है या होती है। नीचे एक नोट डालो बेटा, ये कंप्लीट आप लोग उतार लो, इसे 2 मिनट लगेगी। फिर नीचे एक नोट डालो। नोट में लिखो बेटा, नोट में लिखो when last many years dividend are given, जब पिछले कई वर्षों का डिविडेंड दिया हुआ हो। when last many years dividend are given, जब पिछले कई वर्षों का डिविडेंड दिया हुआ हो। then तो growth rate will calculated, तो ग्रोथ रेट पिछले वर्षों के आधार पर ग्रोथ रेट विल कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, ग्रोथ रेट पिछले वर्षों के आधार पर निकाली जाती है। ग्रोथ रेट विल कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स डाटा, पिछले वर्षों के आधार पर निकाली जाती है। लास्ट ईयर्स डाटा। इसी में बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, और वो पॉइंट आप लोग लिखो। when we use dividend growth model, when we use dividend growth model, then MPS will be calculated as under, जब हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं तो एमपीएस को निकालने का अलग तरीका है। कैसे निकलेगा? एमपीएस इन दिस मेथड, कैसे निकलेगा? डी डिवाइडेड बाय जी, सॉरी, के ई माइनस जी।
तो अगर हमें क्वेश्चन कहे कि एमपीएस निकालो, मार्केट प्राइस निकालो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी डिवाइड बाय के माइनस जी। ये जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 पर आएंगे, और टॉपिक नंबर 4 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बेटा टॉपिक नंबर 4 हेडिंग डालो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग स्लैश रिजर्व एंड सरप्लस। टॉपिक नंबर 4 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या फिर रिजर्व एंड सरप्लस के आर। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्लैश रिजर्व एंड सरप्लस के आर। बेटा बड़े ध्यान से समझना। देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो इक्विटी शेयर का ही पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस इज पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर हमेशा, बिकॉज रिटेन अर्निंग अलग से कोई चीज नहीं है बेटा। रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व जो है वो अलग से कोई चीज नहीं है, क्योंकि अलग से ये होते ही नहीं है। ये तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो, अगर आपकी पुरानी कंपनी है, तो पुरानी कंपनी की सिचुएशन में आप के पास जो पहले से सेव किए हुए अमाउंट है उसी को हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। और जब भी कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उस नए प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे पास जो रिजर्व पड़े हैं, हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है, उसे हम यूज करें। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास जो पैसा है हम उसी को यूज कर रहे हैं, तो इस रिजर्व के लिए हमारे ऊपर कोई कॉस्ट लगती ही नहीं है। और जब रिजर्व के लिए हमारे ऊपर कोई कॉस्ट लगती ही नहीं है, तो हम रिजर्व को कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्यों कंसीडर कर रहे हैं? देखो बेटा बड़े ध्यान से समझो, बहुत बेसिक सिचुएशन। आप एक बिजनेसमैन हो, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू बजटिंग, ये अज्यूम किया जाता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में फंड इन्वेस्ट करोगे तो आपके सामने दो ही सिचुएशन, ओन्ड फंड और बोरोड फंड। खुद का पैसा लगाओ या उधार का पैसा। अगर आप उधार का पैसा लेते हो, किसी दूसरे से पैसा अरेंज करते हो, तो जेन्युइनली आपको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ओन फंड, अगर आप अपना खुद का पैसा यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली ध्यान देना बेटा, अगर आप अपना खुद का पैसा यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको किसी आउटसाइडर को उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड पेमेंट नहीं करना। बट आपका जो पैसा था वो आपकी ओन पॉकेट में तो था ही नहीं, जेब में थोड़ी पड़े थे 10, 20, 50 करोड़ रुपए। आपने उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रखा था। तो अब आपने उस इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट को क्या कर लिया? यूज कर लिया। इट मींस जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा था उससे कहीं ना कहीं ब्याज, डिविडेंड या अर्निंग हो रही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपने उस पैसे को यूज कर लिया, जिससे वो ब्याज, वो अर्निंग, वो डिविडेंड बंद हो गया। इट मीन इट इज ए लॉस ऑफ इनकम। ये इनकम का लॉस है। और अगर ये इनकम का लॉस है तो डेफिनेटली
आपको इसे क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के कारण मेरी जो इनकम होती थी वो इनकम अब बंद हो गई है, और अगर ऐसा है तो मुझे इस लॉस को कवर करने के लिए इस इंटरेस्ट लॉस को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानना पड़ता है, इसीलिए ये कंसिडर होता है। दूसरी चीज, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो हमेशा इक्विटी शेयर का ही पार्ट होते हैं, इसीलिए इक्विटी शेयर जब भी हम बैलेंस शीट आप बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं रेशो वगैरह में, हमने कई रेशो पढ़े हैं। जैसे हमने एक नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क में क्या था, शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब कंपनी की जो नेटवर्क है, कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है, उसमें रिजर्व जो है वो ओन फंड ही है और इक्विटी शेयर का ही पार्ट होते हैं, तो इन्हें अलग अलग नहीं माना जाता। तो अब ध्यान देना बेटा, रिजर्व are always आफ्टर टैक्स, रिजर्व जो है वो हमेशा आफ्टर टैक्सेस होते हैं। सेकंड, रिजर्व आर ऑलवेज इररिडीमेबल, और थर्ड, रिजर्व आर पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर, रिजर्व जो है वो इक्विटी शेयर का ही पार्ट होते हैं। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, बेटा कैलकुलेशन के पर्पज से अगर हम देखें तो रिजर्व जो है उसकी रेट को कैलकुलेट करने के 5 पॉइंट है। देयर आर 5 मेथड्स और पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिजर्व। देयर आर 5 पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ KR। KR को कैलकुलेट करने के 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, when personal tax rate of shareholder is not given, अगर शेयर होल्डर की पर्सनल टैक्स रेट नहीं दे रखी, then there is no need to calculate KR. KR is equal to K। अगर हमें क्वेश्चन में शेयर होल्डर की पर्सनल टैक्स रेट नहीं दे रखी है तो KR अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो KR है वही KE भी है। बेटा आज ये वाला वीडियो भी हम यहीं खत्म करते हैं, 5 मिनट में दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग 5 मिनट का रेस्ट ले लो, 5 मिनट बाद में वापस से स्टार्ट करते हैं।